नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। वैकेंसियां समय के साथ आएंगी, आप लोग तैयार रहें। मौका मिले तो उसको सही करके दिखाएं। आज हम नए संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। कुछ प्रश्न हैं जिनके आप आंसर करने की कोशिश करें, शायद आगामी परीक्षाओं में संसद भवन से संबंधित कुछ पूछा जाए। तो चलें बिना विलंब किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, त्रिभुजाकार बने संसद भवन का डिजाइन करता या वास्तुकार निम्न में से कौन माना गया है? किसने डिजाइन किया है? ऑप्शंस हैं विमल पटेल, प्रभाशंकर, चंद्रकांत सोमपुरा या राम सुतार। सही उत्तर हो जाएगा विमल पटेल। गुजरात के हैं विमल पटेल और इन्होंने ही जो त्रिभुजाकार संसद भवन बना है उसका डिजाइन किया है। प्रभाशंकर ये सोमनाथ मंदिर के डिजाइन करता है या वास्तुकार है। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर के वास्तुकार प्रभाशंकर। चंद्रकांत सोमपुरा आपको याद आ रहा हो, अयोध्या मंदिर के जो है वास्तुकार हैं। और राम सुतार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है उसके वास्तुकार कौन है? राम सुतार है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में मोदी जी द्वारा उद्घाटित नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं। निम्न में से कौन सा द्वार नए संसद भवन में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं ज्ञान द्वार, राजद्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। सही आंसर हो जाएगा राजद्वार इसमें शामिल नहीं है। शेष तीनों शामिल हैं। ये उसी प्रकार से हैं जैसे विवेकानंद जी ने राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में दिल्ली में बने नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। इस दिन निम्न में से किस क्रांतिकारी की जयंती मनाई जाती है? ऑप्शंस हैं विनायक दामोदर सावरकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आज़ाद। सही उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती मनाई जाती है। और इन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया था। हिंदुत्व को बढ़ावा देने में किसका विशेष योगदान है? BD सावरकर जी का योगदान है। इनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 26 फरवरी 1966 में। भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह का जन्म हुआ है 28 सितंबर को। 28 सितंबर सन था 1907। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है 23 जनवरी को और चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ है 23 जुलाई को। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 28 मई 1964 भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो है उनका अंतिम संस्कार भी इसी तिथि को किया गया था। अगला प्रश्न देखें, परिसीमन आयोग का गठन अब तक कुल कितनी बार किया गया है? ऑप्शंस हैं 4 बार, 5 बार, 6 बार या 7 बार। सही उत्तर हो जाएगा 4 बार किया गया है। सन भी ध्यान रखिएगा, 1952 में किया गया था, 1963 में किया गया, 1973 में किया गया और अब 2002 में किया गया है। तो कुल मिलाकर कितनी बार? 4 बार। अगला प्रश्न देखें, 12 जुलाई 2002 को गठित चौथा परिसीमन आयोग निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित किया गया है? ऑप्शंस हैं MM सुंदरेश, सूर्यकांत, कुलदीप सिंह या विक्रमनाथ। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को गठित
किया गया। ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जो शेष आप 3 देख रहे हैं, MM सुंदरेश, सूर्यकांत और विक्रमनाथ, ये वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। कुल कितने हैं? 34 होते हैं, 33 + 1। तो इन जजों में से ये 3 वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखें। अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक संगोल, जिसको राजदंड भी कहते हैं, निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? चोल वंश, चेर वंश, पांड्या वंश या सातवाहन वंश? सही उत्तर हो जाएगा चोल वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का अधिकार है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 170, 152, 180 या 175। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न देखें। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन अधिनियम लागू करती है? ऑप्शंस हैं 79, 81, 82 या 128। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 82। नेक्स्ट प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किन जनगणनाओं के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोशिश करें कौन सी जनगणनाएं थी। 2 ऐसी जनगणनाएं हुई हैं जिनके बाद परिसीमन आयोग गठित नहीं किया गया था, और वे हैं 1981 की जनगणना और 1991 की जनगणना। अगला प्रश्न देखें। निम्न में कौन सा या कौन से संविधान संशोधन परिसीमन से संबंधित माने जाते हैं? ऑप्शंस हैं 84वां संविधान संशोधन 2001, 87वां संविधान संशोधन 2003, 84वां व 87वां दोनों, ना तो 84वां और ना ही 87वां। कौन सा राइट आंसर होगा? तो 84वां संविधान संशोधन और 87वां संविधान संशोधन दोनों ही संशोधन परिसीमन आयोग से संबंधित माने जाते हैं। नए संसद भवन के विषय में कुछ और बातें ध्यान रखिएगा। नए संसद भवन की ज़रूरत क्यों पड़ी? पुराने संसद भवन में 1971 की जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन में 552 लोकसभा सदस्य और 250 राज्यसभा सदस्यों के बैठने की ही व्यवस्था थी। 2026 में होने जा रहे परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, अतः उनके बैठने के लिए नया संसद भवन जरूरी हो गया था। इसीलिए नया संसद भवन बनाया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 सांसद और राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, अर्थात लगभग 1272 लोगों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था इसमें है। यानी 1272 से अधिक लोग एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। इसीलिए नए संसद भवन की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि 2026 में क्या होने जा रहा है? परिसीमन जो होने जा रहा है उससे सांसदों की संख्याएं बढ़ जाएंगी, और इतने सारे सांसद पुराने संसद भवन में बैठना संभव नहीं थे। संसद भवन का ये नया चित्र है। इस प्रकार का संसद भवन बना है। त्रिभुजाकार ये संसद भवन है और इसमें 3 गेट हैं, जो अभी नाम आपने जाने थे, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये संसद भवन के अंदर का चित्र है, जिसमें इस प्रकार से सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। तो आप देख लें, काफ़ी बढ़िया संसद भवन बनाया गया है।
चलें कुछ और जानते हैं। त्रिभुजाकार बने इस नए संसद भवन को विमल पटेल ने डिजाइन किया है और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका निर्माण कराया है। नवीन भवन में 3 मुख्य गेट हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। पूरा कैंपस 64,500 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें करीब 971 करोड़ रुपए लागत आई है। जो इसमें खर्चा हुआ है वो इतने पैसे खर्च हुए हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इसका निर्माण हुआ है। नए संसद भवन की आधारशिला मोदी जी ने कोरोना काल में 10 दिसंबर 2020 को रखी थी और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन उन्होंने किया। पुराने संसद भवन के विषय में जानते हैं। पुराना जो संसद भवन है वो गोलाकार है। इस भवन के वास्तुकार थे एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। इन दोनों को माना जाता है। 1921 से 1927 के मध्य पुराना संसद भवन बना था। 27 में बनकर तैयार हो गया था। लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया था। परिसीमन आयोग के विषय में भी ध्यान रखेंगे। परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है तथा यह भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। संविधान के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होता है और उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि इससे चुनाव प्रक्रिया में विलंब होगा। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोगों का गठन हुआ है। 1952, 1963, 1973 और 2002 में। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश माने जाते हैं। 12 जुलाई 2002 को गठित चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कुलदीप सिंह हैं, जो एक अवकाश प्राप्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। परिसीमन से तात्पर्य क्या होता है? तो परिसीमन से तात्पर्य यह है कि देश में आबादी का प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। अंततः हम कह सकते हैं कि परिसीमन का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को प्रतिनिधित्व के समान अधिकार प्रदान करना है। परिसीमन की प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जनगणना से आप समझ रहे हैं, पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 को। दूसरी जनगणना कब हुई? 1881 को। अभी हाल ही में यूपी PCS 2023 प्रीलिम्स में प्रश्न आया है कि भारत की पहली जनगणना, तो उसमें ऑप्शन दिया था 1871। तो कब से मानी गई है? 1871। लॉर्ड मेयो हालांकि 1872 में हुई थी और विधिवत जो 10 वर्षीय जनगणना हुई है वो लॉर्ड रिपन के समय से 1881 से मानी जाती है। परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है, यानी रिटायर्ड जज होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसमें शामिल होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त भी होता है। संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो परिसीमन आयोग में ये 4 व्यक्ति शामिल होते हैं। पहला परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में बना था और 1952 में ही जो है पहला परिसीमन आयोग गठित किया गया था। दूसरा परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 में बना और इसका गठन परिसीमन आयोग का कब हुआ? 1963 में हुआ। और आपको मालूम है राष्ट्रपति महोदय गठित करते हैं। तीसरा परिसीमन 1973 में और चौथा परिसीमन 2002 में। और
हमने अभी आपको प्रश्न में बताया था कि 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी चर्चा अभी करी थी प्रश्न में। परिसीमन से संबंधित संशोधन कौन कौन से हैं, तो 84वां संविधान संशोधन 2001, इसमें कहा गया था कि परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर होगा। फिर 87वां संविधान संशोधन 2003, इसमें कहा गया कि परिसीमन 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। और परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170। संगोल या राजदंड, इसके विषय में आप ये ध्यान रखेंगे, इसे अंग्रेजों से भारतीयों के सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। अर्थात जब भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन ने जब सत्ता जवाहरलाल नेहरू को सौंपी तो क्या दिया था, संगोल ये राजदंड दिया गया था। तो इसे अंग्रेजों से भारतीयों के सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसे दिया था। नेहरू जी ने इसे तमिल पुजारियों से या उनके हाथों से स्वीकार किया था। चांदी से बना है ये राजदंड और इस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इस संगोल के ऊपर एक नंदी भी विराजमान है। संगोल तमिल भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है संपदा से संपन्न। संगोल का संबंध प्राचीन चोल साम्राज्य से है। यह भी ध्यान रखिएगा, 28 मई 2023 को नए संसद भवन में इस ऐतिहासिक संगोल या राजदंड को तमिलनाडु के अधीनम मठ के संतों से मोदी जी ने स्वीकार किया और इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया है। संगोल का चित्र है और इसके ऊपर देखें आप, ये नंदी का चित्र बना हुआ है और इस पर सोने की पालिश की गई है या सोने की परत चढ़ी हुई है। और ये निर्मित किससे है, चांदी से निर्मित है। कुछ इस टाइप का दिखता है संगोल, ऊपर नंदी विराजमान है और जवाहरलाल नेहरू जी को इनको सौंपा गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो ये नए संसद भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इनको आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।